ओके तो गाइज जैसा कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को पहले ही बता दिया था कि अब से प्रत्येक संडे को लाइव टेस्ट होगा। एनकेएम स्टडी सेंटर पे अब से प्रत्येक संडे को लाइव टेस्ट होगा, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं उस टेस्ट को इसके पिछले वाले संडे के दिन नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आज उसी टेस्ट को हम दोबारा से करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग फटाफट से चैट सेक्शन में यह लिख दीजिए रेडी रेडी रेडी, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों में कितना जोश और जुनून है। और गाइज विनर वही होगा जो सभी क्वेश्चनों का जवाब एक्यूरेट और सबसे पहले देगा, उसी को विनर बनाया जाएगा। और विनर को प्राइज के रूप में बब्बर शेर या बब्बर शेरनी का उपाधि दिया जाएगा और उसे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर रखा जाएगा। और मैं उसके नाम को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी मतलब प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, सारा जगह शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लाइव टेस्ट को। तो पहले का सवाल है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ए में नाविक, बी में किसान, सी में शिक्षक, डी में सिपाही। आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि जो गैरीवाल्डी थे। रुकिए आपको गैरीवाल्डी का फोटो दिखाते हैं। हाँ ये काका गैरीवाल्डी है, ठीक है, दिख रहा है, यह गैरीवाल्डी काका हैं। इनको बताना इनको बताना है कि भैया यह क्या थे, इनका पेशा क्या था, इनको बताना है। नाविक थे कि किसान थे कि शिक्षक थे कि सिपाही थे। तो फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। लो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाविक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य एक संघ है, इसका निर्माण किसने किया था या गठन किसने किया था, आपको बताना है। ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी में नेपोलियन तृतीय, सी में लुई 16वां ने, डी में बिस्मार्क ने। आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब आइए नेपोलियन बोनापार्ट भाई को दिखा देते हैं। हाँ ये काका नेपोलियन बोनापार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा का नंबर सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस में, बी में इंग्लैंड में, सी में रूस में और डी में जर्मनी में। आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कार्ल मार्क्स जो काका थे, आपको दिखा दे रहे हैं कार्ल मार्क्स कौन थे। हाँ ये काका कार्ल मार्क्स है, मुसोलिनी काका। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताइए कि भैया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी आंसर एकदम करेक्ट है। जिनका भी है सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वार एंड पीस नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में कार्ल मार्क्स, बी में टोल्स्टॉय, सी में दोस्तोवस्की, डी में एंगेल्स। इन चारों लेखक के नामों में से बताना है कि कौन से लेखक ने वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। ये जो लियो टोल्स्टॉय थे, इन्होंने ही वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना की है। आइए दिखा देते हैं कि लियो टोल्स्टॉय काका कैसे थे। आइए आपके लियो टोल्स्टॉय काका, अच्छा, आइए वार एंड पीस का रचना किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था, आपको यह बताना है। ए नंबर ऑप्शन में है 13 अप्रैल 1919 को, बी नंबर ऑप्शन में है 14 अप्रैल 1919 को, सी नंबर ऑप्शन में है 13 अप्रैल 1919 को और डी नंबर ऑप्शन में है 16 अप्रैल 1919 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। जिनका भी अगर बी आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में है ग्रामों में, बी में है
कस्बों में, सी में है नगरों में और डी में है महानगरों में। तो इसका भी आंसर नंबर डी हो जाएगा, महानगरों में। महानगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है, जैसे पटना, दिल्ली, इस सब जगह में जो क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत कम स्थान में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। 8वां नंबर सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर लाए जाते थे? ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर लाए जाते थे? आपको ऑप्शन दिया है, ए में पूर्वी, बी में पश्चिमी, सी में दक्षिणी और डी में उत्तरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी क्षेत्र से। अब देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपसे यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर बिहार के पूछता है तो बिहार के तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, यानी हम ही लोग थे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सब जो एरिया था ना, यहीं से गिरमिटिया मजदूर ले जाए जाते थे, ब्रिटेन में चाहे मतलब दूसरे देशों में भेजे जाते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर कि गिरमिटिया मजदूर यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के किस भाग से ले जाते थे, तो कहिएगा पूर्वी क्षेत्र। वहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पे मैं दोनों बात बता दिया हूँ। अगर आपसे एग्जाम में मान लीजिए घुमा के क्वेश्चन पूछ दे तो भैया मुँह नहीं बना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी वहाँ की भूमि कमजोर हो गई है, कम उपजाऊ हो गई है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए में है वनोन्मूलन, बी में है गहन कृषि, सी में है अधिक सिंचाई और डी में है अति पशुचारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिक सिंचाई। हाँ, आप किताब में पढ़े होंगे तो किताब में यह लिखा गया है कि वनोन्मूलन, गहन कृषि और अधिक सिंचाई तीनों कारण है पंजाब के भूमि निम्नीकरण का, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण है अधिक सिंचाई। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर अति पशुचारण को हटाकर यहाँ पर इनमें से सभी लिखा रहता तो इनमें से सभी मारते हैं, ना कि अधिक सिंचाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को डैश डैश कहा जाता है, यानी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल ग्रह, उजला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि भैया पृथ्वी को इनमें से कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीला ग्रह कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11वां नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में व्हेल, बी में घड़ियाल, सी में कछुआ और डी में डॉल्फिन। आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है घड़ियाल, वह केवल भारत में ही पाया जाता है। अब आइए घड़ियाल कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया घड़ियाल, ठीक है। तो यही एक जानवर है जो केवल भारत में पाया जाता है। अब 12वां नंबर सवाल है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन है कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर और डी में है तारापुर। आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि भैया भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया वह कहाँ बनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तारापुर। और आपसे अगर पूछ दे एग्जाम में कि कब बनाया गया, तो 1969 ईस्वी में यूएस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, मान लीजिए ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दे कि भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो आपको जानना जरूरी है भाई। तो अभी के समय में 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र मौजूद है और 22 नाभिकीय रिएक्टर मौजूद है। अब नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हाथी सनकता है तो उसको कौन बनाता है, ऊँट बनाता है। उसी प्रकार अगर इसमें जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होता है उसमें अगर कोई डिफॉल्ट आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही नाभिकीय रिएक्टर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही तारापुर का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13वां नंबर सवाल है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में है यानी एमपी में है, वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चीनी, सीमेंट, सूती कपड़ा, अखबारी कागज। यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 14वां नंबर सवाल है कि भारत का डाक विभाग कितने अंगों में विभाजित है? भारत का जो डाक विभाग है वह कितने अंगों में विभाजित है? ऑप्शन दिया गया है 8, 6, 7, 9। तो देखिए यहाँ पर अगर
आपको ऑप्शन में अगर 9 दिया रहेगा तो 9 मारिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में केवल 8 दिया रहेगा तो 8 को ही मारिएगा। क्योंकि जानते हैं, देखिए आपका जो बुक है वह बहुत पुराना बुक है, तो उसमें जब प्रकाशित हुआ था तो वहाँ पर उस समय जो डाक विभाग था वह 8 ही था। तो उसमें आपके ऑप्शन में जो आपके बुक का क्वेश्चन है यह, तो आपके बुक में 8 ही दिया रहेगा, लेकिन इस समय 9 हो गया है। तो अगर आपसे ऑप्शन में अगर 9 रहता है तो 9 ही मारिएगा, 8 मत मारिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यानी 15वां नंबर सवाल है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय या मुजफ्फरपुर में? आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बेगूसराय। तो अब बात करते हैं अपने 16वां नंबर सवाल की। तो 16वां नंबर सवाल है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन दिया है राजगीर, बिहार शरीफ, पटना, बोधगया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी पटना में है, ठीक है। पटना का जो चिड़ियाघर है ना उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो चलिए 17वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर सवाल है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना था? ऑप्शन दिया है 45%, 61.8%, 63.8% और 54.9%। तो इसका आंसर हो जाएगा 63.8%। सी नंबर आंसर एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 18वां नंबर सवाल की तरफ। तो 18वां नंबर सवाल है बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? यानी बिहार में जो रेल लाइन बना था, पहला रेल लाइन बना था, उसका नाम क्या था आपको बताना है। इसका ऑप्शन दिया है मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेल सेवा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है आपको बताना है। ए में लोकसभा, बी में पंचायती राज संस्थाओं में, सी में विधानसभा में, डी में मंत्रिमंडल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायती राज संस्थाओं में। तो अब बढ़ते हैं अपने 20वां नंबर सवाल की तरफ। तो 20वां नंबर सवाल है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन है 10.86% यानी 86%, बी में दिया है 15%, सी में दिया है 33% और डी में दिया है 50%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा यानी 10.86%। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 21वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? यानी संघीय राज्य की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ए में लिखित संविधान, बी में दिया है शक्तियों का विभाजन, सी में दिया है एक हरी शासन व्यवस्था और डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक हरी शासन व्यवस्था जो होता है वह संघीय राज्य की विशेषता नहीं होता है। संघीय राज्य में यही एक चीज़ नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर सवाल की तरफ। तो 22वां नंबर सवाल है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए में राजस्थान, बी में दिल्ली, सी में तमिलनाडु से और डी में बिहार से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23वां नंबर सवाल की तरफ। तो 23वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन जो था उसके प्रमुख नेता कौन थे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन दिया है मोरारजी देसाई, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। तो चलिए अगला सवाल की तरफ। हाँ यही महेंद्र सिंह टिकैत है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यही थे किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के यही प्रमुख नेता थे। तो अब चलते हैं अपने 24वां नंबर सवाल की तरफ। तो 24वां नंबर सवाल है भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? यानी भारत में लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष यानी ए नंबर आंसर एकदम करेक्ट है। 25वां नंबर सवाल है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन दिया गया है ए में अब्राहम लिंकन का,
बी में अरस्तु का, सी में जॉर्ज वाशिंगटन का और डी में लॉर्ड ब्राइस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, यानी ए नंबर आंसर एकदम करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं अपने 26वां नंबर सवाल की तरफ। तो 26वां नंबर सवाल है कि किस शब्द का प्रयोग विकसित के लिए किया जाता है? विकसित देशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी आर्थिक वृद्धि। तो अब बढ़ते हैं अपने 27वां नंबर सवाल की तरफ। तो 27वां नंबर सवाल है, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? ऑप्शन दिया है सड़क, बिजली, उद्योग और पानी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको देख के बताना है कि भैया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा उद्योग। उद्योग आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सड़क, बिजली और पानी आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने 28वां नंबर सवाल की तरफ। तो 28वां नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1950 को और ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1951 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मार्च 1950 को। तो अब बढ़ते हैं अपने 29वां नंबर सवाल की तरफ। तो 29वां नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक और ऑप्शन नंबर डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। भाई यह सबका सही होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं अपने 30वां नंबर सवाल की तरफ। तो 30वां नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1945 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1947 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1935 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं अपने 31वां नंबर सवाल की तरफ। तो 31वां नंबर सवाल है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, यानी सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1902 में, ऑप्शन नंबर बी है 1904 में, ऑप्शन नंबर डी है 1936 में और ऑप्शन नंबर डी है 1906 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1904 ईस्वी में। और हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि सहकारिता आंदोलन कब से कब तक चला था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 से 1911 के बीच में यह आंदोलन चला था। तो अब बढ़ते हैं अपने 32वां नंबर सवाल की तरफ। तो 32वां नंबर सवाल है, इनमें से किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है जापान, अमेरिका, भूटान और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो 33वां नंबर सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने 34वां नंबर सवाल की तरफ। तो 34वां नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO का ऑफिस कहाँ है? ठीक है, तो इसका ऑफिस कहाँ है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेनेवा। तो अब बढ़ते हैं अपने 35वां नंबर सवाल की तरफ। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर यहीं WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहीं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, ऑफिस जेनेवा में है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में है। तो अब बढ़ते हैं अपने 35वें नंबर सवाल की तरफ। तो 35वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? भैया इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, इसका आंसर सबका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है फोर्ड्स मोटर, ऑप्शन नंबर बी है सैमसंग, ऑप्शन नंबर सी है कोका कोला और ऑप्शन नंबर डी है संतोष। तो इसका आंसर तो यार और कोई बता सकता है, ऑप्शन नंबर डी यानी संतोष कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अपने 36वां नंबर सवाल की तरफ। तो 36वां नंबर सवाल है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो हुआ था वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी में और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में, यहीं से उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने 37वां नंबर सवाल की तरफ।
तो 37वां नंबर सवाल है, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मानक संस्थान जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1936 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में और 1952 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1947 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं अपने 38वां नंबर सवाल की तरफ। तो 38वां नंबर सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता है, इसका भी आंसर सबका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्र में आता है। तो अब बढ़ते हैं अपने 39वां नंबर सवाल की तरफ। तो 39वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भैया ये भी बहुत आसान सवाल है भाई। ऑप्शन नंबर ए है बाढ़, ऑप्शन नंबर बी है सुनामी, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप और ऑप्शन नंबर डी है आतंकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद, यानी डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने 40वां नंबर सवाल की तरफ। 40वां नंबर सवाल है, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है गर्म पानी डालना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी है अस्पताल पहुंचाना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठंडा पानी डालना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने 41वां नंबर सवाल की तरफ। 41वां नंबर सवाल है, बाढ़ के समय में लोगों को निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए? बाढ़ जब आता है तो उस समय की स्थिति में हम लोगों को कहाँ जाना उचित रहता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी है जहाँ है वहीं पर, ठीक है, यानी उसी स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी है गांव के बाहर चला जाना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है खेतों में चला जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर, यानी जब बाढ़ आएगा तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हम लोगों को चला जाना चाहिए, जिससे पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये भी यार कॉमन सेंस का बात है, ये भी क्वेश्चन हर किसी का सही होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने 42वां नंबर सवाल की तरफ। तो 42वां नंबर सवाल है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? ठीक है, 26 दिसंबर 1904 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि भैया किस हिस्से में 26 दिसंबर 2004 को किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं अपने 43वां नंबर सवाल की तरफ। हाँ, यही चित्र है जब बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया, तो देख रहे हैं कितना भयानक सीन है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने 43वां नंबर सवाल की तरफ। तो 43वां नंबर सवाल है, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए में पूर्वी बिहार, बी में दिया गया है दक्षिणी बिहार, सी में दिया गया है पश्चिमी बिहार और डी में दिया गया है उत्तरी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार, ठीक है। यानी हम ही लोगों के क्षेत्र में जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने 44वां नंबर सवाल की तरफ। तो 44वां नंबर सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? ठीक है, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है सार्वजनिक टेलीफोन, बी में दिया गया है मोबाइल, सी में दिया गया है वॉकी टॉकी और डी में दिया गया है रेडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोबाइल। तो अब बढ़ते हैं अपने 45वां नंबर सवाल की तरफ। मैं यहाँ पे गलती से 46 नंबर लिख दिया हूँ, लेकिन यह 45वां नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है आपको यही बताना है। ए में आग लगना, बी में बम विस्फोट, सी में भूकंप और डी में रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये सभी मानवजनित आपदा है। अब बढ़ते हैं अपने 46वां नंबर सवाल की तरफ। तो 46वां नंबर सवाल है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी वह कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1832, ऑप्शन नंबर बी है 1848 और ऑप्शन नंबर सी है 1804 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1806 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 47वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 47वां नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन डैश डैश कहलाता है, यानी रेशम कीड़ा पालन जो किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एग्रीकल्चर, बी है सेरीकल्चर,
सी है सिल्की कल्चर और डी है सिल्कीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर यानी सेरीकल्चर। तो अब बढ़ते हैं अपने 48वां नंबर सवाल की तरफ। तो 48वां नंबर सवाल है, संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है। संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है, यही आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 20, 25, 22 और 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 22। तो अब बढ़ते हैं अपने 49 नंबर सवाल की तरफ। 49वां नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1995, ऑप्शन नंबर बी है 2005 और ऑप्शन नंबर सी है 2006 और ऑप्शन नंबर डी है 1906 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए लोग। तो इसका सही होगा 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई थी। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट नंबर सवाल की तरफ। तो लास्ट नंबर सवाल है, भूकंप मूल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग और टी तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग। सबसे पहले यही तरंग पहुंचता है जिसका वेग लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि यह कितना फास्ट दौड़ता है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और विनर का नाम मैं बहुत जल्द ही इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट कर दूंगा, तो यार जाइएगा देखने। तो यार कम से कम फॉलो कर लीजिएगा भाई, 1200 फॉलोअर होने वाले, तो यार कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगला टेस्ट विज्ञान का होगा, याद रखिएगा। ठीक है।